नमस्कार। चर्चा विद चित्रा में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज महाराष्ट्र की राजनीति अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। बीएमसी चुनाव बेहद नजदीक है। मुंबई की सियासत गरमा चुकी है और हर दल इसे सत्ता का सेमीफाइनल मान रहा है। एक तरफ महायुति की मजबूती के दावे हैं, वहीं दूसरी तरफ अंदरूनी खींचतान भी है। सीट शेयरिंग और गठबंधन की कसौटी पर खरा उतरने की जिम्मेदारी। इन सब के बीच ठाकरे बनाम शिंदे की लड़ाई अब सड़कों से लेकर बीएमसी के दरवाजे तक जा पहुंची है। और इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है, क्या मुंबई का जनादेश सरकार की दिशा और दशा तय करेगा? आज चर्चा विद चित्रा में हमारे साथ बेहद खास मेहमान, शिवसेना सांसद, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के बेटे और साथ ही बीएमसी चुनावी रणनीति का अहम चेहरा श्रीकांत शिंदे जी जुड़ चुके हैं। 3 बार के लगातार आप सांसद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। धन्यवाद चित्रा जी। कैसे हैं आप? कैसी है तैयारी? आपका भी स्वागत है मुंबई में। धन्यवाद। कैसी है तैयारी आप लोगों की? तैयारी तो अभी जोरों शोरों से प्रचार चल रहा है महायुति का, और मुझे लगता है कि मुंबई में एक नया इतिहास जो है होने वाला है कि जहां पर महायुति के सबसे ज़्यादा उम्मीदवार जो है चुनकर आएंगे। और इस बीएमसी में जो कई सालों से सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती थी, उस बीएमसी पर महापौर जो होगा, मेयर जो होगा, वो महायुति का होगा। आप कह रहे हैं महायुति का होगा। भ्रष्टाचार के आरोप आप लोगों के ऊपर लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ ठाकरे ब्रदर्स एक बड़े ब्रांड के तौर पर मजबूती से चुनावी मैदान में हैं। आपको लग रहा है कि चुनौती दे पाएंगे आप लोग विधानसभा की तरफ उन्हें? ब्रांड का अभी मुझे लगता है कि कौन ये ब्रांड की एडवर्टाइजिंग करता है? जिसको ज़रूरत होती है वो ब्रांड की एडवर्टाइजिंग करती है। और मुझे लगता है कि आप भी जो मीडिया है खामा में ब्रांड, मुझे लगता है कि देखो, मुंबई की जनता को पता है कि उनके लिए कौन काम कर रहा है। मुंबई की जनता ने गए 2.5 साल में, 3 साल में देखा कि किस तरीके से मुंबई बदली है, किस तरीके से जो आवागमन है, जो ट्रैफिक की समस्या है, किस प्रकार से कोस्टल रोड बना, किस प्रकार से MTHL बना, किस प्रकार से हाउसिंग की समस्या दूर हो रही है। तो मुझे लगता है कि जो 25 साल का कार्यकाल इन लोगों का रहा है, जिस 25 साल में ये जो लोगों को अपेक्षित था वो नहीं कर पाए, मराठी लोगों को जो अपेक्षित था ये नहीं कर पाए, वो महायुति के सिर्फ 3 साल के कार्यकाल में यहाँ पर शुरू होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि ब्रांड की राजनीति ये कोई मराठी मानुस के लिए साथ में नहीं है, ये खुद का ब्रांड बचाने के लिए साथ में है। लेकिन वो भी इस 15 तारीख के बाद, जब 16 तारीख को रिजल्ट आएगा, तो आपको पता चल जाएगा किसकी ब्रांड वैल्यू कितनी है। तो ठाकरे ब्रांड है या खत्म हो चला है? देखो, मैं सिर्फ एक ही जानता हूँ कि बाला साहब ठाकरे जब तक थे तब तक बाला साहब ठाकरे जी को लोग जो है अपने दिल में, और आज भी सभी के दिल में, वो कोई भी जाति का, धर्म का हो, बाला साहब ठाकरे जी को कभी भुला नहीं सकता। और मुझे लगता है कि बाला साहब ठाकरे जी के नाम पर आप कितने सालों तक राजनीति करते रहेंगे। यहाँ पर मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो बीएमसी, इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन, 70,000 करोड़, सुना है कभी कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की इतना बड़ा बजट? देश के 9 राज्यों से ज्यादा बजट है इसका। इतना बड़ा बजट होने के बावजूद मुंबई में आप STP नहीं बना पाए। मुंबई के सड़कों पर आप मतलब सीमेंट कंक्रीट के रोड नहीं कर पाए। गड्ढों की समस्या हर साल, हर बार बारिश होती है तो आप क्या न्यूज चैनल क्या दिखाता है? अरे सारा काम वही लोग करेंगे, क्या आप दिखाता लोगों क्या की है? तो कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं तो है बता रहा हूँ दिखाने मैं करने की? अरे हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हमने कोस्टल रोड बनाया। इसलिए हमने 700 किलोमीटर जो सीमेंट कंक्रीट रोड थे उनका टेंडर निकालने का काम जो है, उसकी पहल शिंदे साहब जब मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने किया। STP नहीं बना पाए, सादा ये सीमेंट का गड्ढों से मुक्तता नहीं दिला पाए। मेट्रो कारशेड जो सबसे बड़ा काम इस मुंबई में आज हो रहा है, उसको रुकाने का काम इन्होंने किया। इनके समय में कितना मेट्रो का नेटवर्क बना, इनके समय में कितने सीमेंट कंक्रीट के रोड हुए, इनके समय में कोस्टल रोड कहाँ था? दिख तो रहा था क्या आपको? बार बार कोस्टल रोड का क्रेडिट खुद ले रहे हैं। अरे खुद ले रहे हैं मतलब कोस्टल रोड बनाना भी तो चाहिए। जब 2022 में हमारी सरकार आई, शिंदे साहब जब मुख्यमंत्री बने, तब आपको कोस्टल रोड दिखने लगा कि बाबा कोस्टल रोड सिर्फ पहले हमें पेपर पे देखते थे, ग्राफिक्स में देखते थे, लेकिन सही मायने में कोस्टल रोड की निर्मित जो है हमारे सरकार में हुई। लोगों तक ये बात पहुंच रही है क्या कि जो डेवलपमेंट का काम है वो आप लोगों की ओर से महायुति जो ने किया मुंबई है? में रहते हैं लोग, उनको पता है कि पहले उनको साउथ से लेकर वेस्टर्न में जाने के लिए कितना टाइम लगता था। अगर नरीमन पॉइंट से निकलना पड़ता और बांद्रा जाना पड़ता था तो कितना समय लगता था, और आज कोस्टल रोड की वजह से कितना समय उनका घट गया है। तो हमारी कोशिश यही है
कि जो लोगों का ज़्यादा समय ट्रैफिक में जाता है वो समय वो घर बिता सके, वो अपने लोगों के साथ बिता सके। इसलिए सड़कों को सीमेंट कंक्रीट का करने का निर्णय हमने लिया। ठीक है। आने वाले 2-3 साल में आपको एक भी सड़क यहाँ पर नहीं मिलेगी जो जिसमें गड्ढा हो, क्योंकि सभी सड़कें सीमेंट कंक्रीट की हो चुकी होंगी। क्योंकि सीमेंट कंक्रीट की एक बार हो गई तो आपको 10, 15, 20 साल आपको देखने की जरूरत नहीं है वहाँ पर। मेट्रो का जाल कितना बड़ा, 450 किलोमीटर मेट्रो आज इस MMR में हो रहा है। कई अलग अलग सेक्टर को लेकर आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए जा रहे हैं ठाकरे ब्रदर्स की बीएमसी ओर में से। बीएमसी में तो सत्ता इनकी थी ना, ये कैसे आरोप लगा सकते हैं? इनके ऊपर लोग आरोप लगा रहे हैं। मीठी नीति का घोटाला, मीठी नीति को साफ सफाई किया। आज मीठी नीति का एक उदाहरण आपको देता हूँ, इसलिए मैं ये चिट्ठी यहाँ पर लेके आया था कि मीठी नदी पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं नहीं, आप। थोड़ा सा आंकड़े अगर लोगों को बताए तो लोगों को भी पता चलना चाहिए। मीठी नदी का जो डिसिल्टिंग का काम है, अगर मुंबई में पूरे डिसिल्टिंग का काम आप देखोगे, करोगे, छोटे छोटे गटर सब नाले मिला के, तो पूरे 100% में से 20% डिसिल्टिंग जो है मीठी में होता है। और मीठी नदी का स्ट्रेच है 18 किलोमीटर। आज तक इस मीठी नदी पर कितना 1000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ? 3,000 करोड़ रुपया। अगर आप मीठी नदी को अगर नमामि गंगे से आप कंपेयर करोगे तो नमामि गंगे का प्रोजेक्ट है 42,000 करोड़ 500, लेकिन उसकी लंबाई जो है वो 2,500 किलोमीटर की है। तो जिसको 1 किलोमीटर में नमामि गंगे को गंगा को स्वच्छ करने के लिए जहाँ पर 13 करोड़ रुपया 1 किलोमीटर का लगता है, वहाँ पर आज तक 17 किलोमीटर की मीठी नदी को साफ करने के लिए 1 किलोमीटर पे 168 करोड़ रुपए लगे। कहाँ पर 13 करोड़ रुपए 1 किलोमीटर के लिए और कहाँ पर 168 करोड़ रुपीस। उसी के साथ में इन्होंने सड़कों का यहाँ पर आपको मैंने बताया कि 2022 तक सिर्फ 990 किलोमीटर की सीमेंट कंक्रीट के रास्ते हुए थे। ठीक है। सीमेंट कंक्रीट के टोटल रोड से 2050 किलोमीटर। आधा भी इन लोग इतने 25 साल में नहीं कर पाए। लेकिन हमने गए 2 साल में 350 किलोमीटर के रोड सीमेंट कंक्रीट के किए। तो अब ये आंकड़े तो झूठे नहीं बोल सकते। मतलब तो ये भ्रष्टाचार जो है, ये भ्रष्टाचार का आरोप, इतना बड़ा भ्रष्टाचार। अभी नमामि गंगा और मीठी नदी, इसमें कंपैरिजन आपको सामने सामने मैंने बता दिया। बॉडी बैग्स में घोटाला कोविड के समय में, जो बॉडी बैग यहाँ पर 600 रुपये में मिल रही थी, वही बॉडी बैग मुंबई में 6,000 रुपये में इन लोग खरीद रहे थे। तो भ्रष्टाचार कौन कर रहा था? इतने सालों तक भ्रष्टाचार किसने किया? इतने सालों तक अरे लोगों को आप मुंबई जैसे इतने बड़े शहर में जहां का बजट 70,000 करोड़ रुपया है, मुंबई कैसी होनी चाहिए? आज हमारी आर्थिक राजधानी है, हाँ, फाइनेंशियल कैपिटल है। ये फाइनेंशियल कैपिटल कैसे होनी चाहिए? वही समस्या फाइनेंशियल कैपिटल में भी, गड्ढों की समस्या। बारिश होने के बाद पूरे नाले भर जाते हैं, पानी सड़कों पर आ जाता है। गड्ढे तो आप लोगों के महायुति के गठबंधन के रिश्तों में भी दिखाई दे रहे हैं। मैं उस पर आऊंगी। आप भी बड़े जोर शोर से हमला कर रहे हैं। पहले तो अपने गठबंधन के गड्ढे ठीक कर लें आप लोग। हम यहाँ पर बीएमसी के बारे में बात कर रहे हैं। जो गठबंधन हमारा है वो अच्छे से चल रहा है। उसका उदाहरण आपने लोकसभा में भी देखा। विधानसभा में महायुति की सरकार जब लड़ी, सबसे ज्यादा सीट्स किसके आए? लोग कह रहे हैं कि इनके वहां इतनी तनातनी है, फिर भी जीत जाते हैं। आपके 68 पार्षद अगर बिना चुनाव लड़े जीत जाएंगे, बताइए विरोधी दलों को अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ गया है। तो लोकतंत्र खतरे में है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। लोकतंत्र खतरे में है? बिना चुनाव लड़े कैसे? विरोधियों को अगर लोग ही नहीं मिल रहे हैं, ये विरोधियों को आत्मपरीक्षण करना चाहिए कि जिसको आप टिकट दे रहे हैं वो वापस क्यों ले रहे हैं? आप मीठी नदी का जिक्र कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि नदी में पैसे पानी की तरह बहाए जा रहे हैं लोगों की ओर से। बाकी लोगों को बिठा दिया गया है और खुद के अपने पार्षद जिताते रहो। लोकतंत्र में सबको अधिकार है यहाँ पर चुनाव लड़ना। हम लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। अभी उनके अगर जो पार्टी है, यूपीटी हो या मनसे हो या कांग्रेस हो, अगर इनकी पार्टी, इनके पक्ष के नेता इनके खड़े नहीं होंगे इनके साथ में, तो ये कौन से मुंह से इलेक्शन लड़ेंगे? इनको ताकत तो चाहिए। नगर परिषद में क्या हुआ? नगर परिषद में फील्ड में सिर्फ 2 ही पक्ष दिख रहे थे, एक शिवसेना, एक भारतीय जनता पार्टी और हमारी राष्ट्रवादी अजित दादा पवार। ये तीनों ही लड़ रहे थे, जो तीनों सत्ता में, क्योंकि तीनों के कार्यकर्ताओं के पीछे पार्टी की ताकत थी, पार्टी के नेता खड़े हुए। पार्टी के नेता एकनाथ जी शिंदे साहब ने 53 सभाएं ली। जो आज यहाँ पर बीएमसी लड़ रहे दोनों भाई, कितनी सभा ली? मुंबई के बाहर गए, एक भी सभा दिखा दीजिए हमें। तो ये कार्यकर्ता को ताकत देने की बात है। पार्टी किस प्रकार से कार्यकर्ता के पीछे खड़ी होती है, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए आज पार्टी जो शिवसेना है, आज इतने पार्षद बिन विरोध आए,
उसी के साथ में नगर परिषद जहाँ पर हम लोग 135 लड़े, शिवसेना 64 लड़ी जीत, जहाँ जगह पर नगर परिषद में हमारा नगर अध्यक्ष बैठा वहाँ ठीक पर है। सत्ता आई। तो ये हार्डवर्क है, ये कार्यकर्ताओं का हार्डवर्क है, पार्टी का हार्डवर्क है और पार्टी के नेताओं का भी अरे ये हार्डवर्क कौन है। सा हार्ड तो वर्क ये है? आप लोगों को देखकर, या जैसी पॉलिटिक्स रही है, माना जाता है विचारधारा वाली पार्टी है, चाहे बीजेपी हो चाहे शिवसेना शिंदे गुट हो, लेकिन हमने बीते महीने देखा था, मतलब जितनी खिचड़ी महाराष्ट्र की सियासत में पकी है, भारतीय जनता पार्टी कभी एमआईएम के साथ लोकल लेवल पर जा रही है, कभी कांग्रेस पार्टी के साथ, आप लोग आंखें दिखा रहे हैं, एक दूसरे को लेकर इतनी बयानबाजी हो रही है, मतलब सब कुछ ठीक नहीं है। इस तरह का परसेप्शन देश में बना है आप लोगों को लोकल लेकर। लेवल पर कुछ पदाधिकारी सत्ता के लिए ये समीकरण जो कल परसों हुआ कि कांग्रेस के साथ हुआ अंबरनाथ में या अकोट में एमआईएम के साथ हुआ, मुझे लगता है कि कल आप ही के टीवी चैनल ने इंटरव्यू लिया हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी का, वो उन्होंने इसके ऊपर नाराज़गी व्यक्त की और उन्होंने कहा कि ये मैं होने नहीं दूंगा। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर जो लोकल लेवल का कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, जो ये निर्णय लेते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। वो कार्रवाई उन्होंने आकोट में की और मुझे लगता है कि अंबरनाथ में भी जल्द से जल्द जो है वो ये बिना कार्रवाई बड़े होगी। लोगों के आशीर्वाद के क्या वास्तव में लोकल लेवल पर कार्यकर्ता इतनी हिम्मत दिखा सकता है कि एमआईएम जैसी पार्टी, कांग्रेस जैसी पार्टी से वो गठबंधन करने के लिए चले जाए? देखो, मुझे और आप लोग तो कांग्रेस से गठबंधन की वजह से उद्धव ठाकरे से अलग हुए। हमने जो उठाव किया 2022 में, वो ये सब प्रवृत्ति के विरोध में ही हमने उठाव किया। जो शिंदे साहब सरकार जो चल रही थी वो सरकार छोड़ के आई, पीछे छोड़कर आए, उन्होंने एक स्टैंड लिया कि हम लोग इनके साथ नहीं बैठ सकते। तो हमारा शिवसेना का स्टैंड क्लियर है, कांग्रेस के अगेंस्ट हम लोग हैं, कांग्रेस के अगेंस्ट हम लोग ने इलेक्शन फाइट किया है, कांग्रेस के विचारधारा के विरोध में है। बाला देवेंद्र साहब फडणवीस बातें नहीं खत्म मानते करने हैं क्या दीजिए, शिंदे गुट खत्म के? करने दीजिए। बाला साहब भी कांग्रेस के विरोध में थे, कांग्रेस की विचारधारा के विरोध में थे। उन्होंने ये भी कहा था कि जब मेरी पार्टी शिवसेना के अगर कांग्रेस होती हुई दिखाई दी तो मैं मेरे पार्टी को बंद कर दूंगा, दुकान बंद कर दूंगा। तो इस विचारधारा को हम आगे लेके जा रहे हैं। तो शिवसेना हमेशा कांग्रेस के अगेंस्ट में रही है और कांग्रेस के अगेंस्ट में ही रहेगी। लेकिन आपका अभी जो सवाल है उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया है और मुझे अब लगता है कि उसके ऊपर कार्रवाई होगी उनके आपको बयान लग के रहा है हिसाब कि से। जिन लोगों ने एक्शन लिया था सभी को पार्टी से बिल्कुल बाहर कर दे? देखो, अभी वो उनका सवाल है, बीजेपी ने ये डिसीजन लिया है लोकल लेवल पर। अभी उनके पदाधिकारी, सबसे बड़ी पार्टी उनके आप बने, नेता, आप बताएं, आपको उनके पूछा नेता तक क्या नहीं गया करते हैं, वहां पर? उनके नेता क्या करते हैं। देखो, कभी हमारे अंबरनाथ में, हाँ, हम सबसे बड़ी पार्टी है, बिल्कुल, हाँ। 27+1 अपक्ष 28, 59 में से 28 लोग शिवसेना के जीते हैं। मतलब लोगों ने जो वोटिंग की है, जो रिजल्ट दिया है, वो शिवसेना के हित में दिया है, जो शिवसेना इतने सालों तक वहाँ पर काम कर रही है। नगर अध्यक्ष पद से सीधे अभी चुनाव हो रहा है कि नगर अध्यक्ष पद को कुछ ज़्यादा वोट वहाँ पर मिल गए, लेकिन अगर आप आंकड़े देखोगे पूरे, तो 10,000 वोट शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा मिले हैं वहाँ पर। लेकिन मुझे लगता है कि इस गठबंधन इसीलिए में, बीजेपी तो नहीं परेशान हो गई? इस गठबंधन में, हम मुस्कुरा भी रहे हैं आपके, हाँ हाँ, मन मन में तो कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सही पकड़ा है आपने, सही बातें कही हैं। इस गठबंधन में मुझे लगता है कि हमेशा एक डायलॉग होना बहुत ज़रूरी है। जैसे डायलॉग हम बीएमसी में कर रहे हैं, बाकी जगह पर कर रहे हैं, कहीं कहीं पर जो है युति हुई है, कहीं पर हम एक दूसरे के सामने लड़ रहे हैं। नगर परिषद में युति नहीं हुई, हम एक दूसरे के सामने लड़े। ठीक है। तब भी अगर अल्टीमेट आप गोल देखोगे या अल्टीमेट रिजल्ट देखोगे तो महायुति की सत्ता है। कहाँ पर शिवसेना का नगर अध्यक्ष बैठा है, कहाँ पर भारतीय जनता का नगर ये अध्यक्ष। सही है, साम दाम दंड भेद सब अपनाए ताकि सत्ता से बाहर नहीं जाना पड़े हम साम लोगों दाम को। दंड भेद का यहाँ पर विषय ही नहीं है। यहाँ पर विषय है ऑपोजिशन पार्टीज के नेताओं के नियत का, कि वो किस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं के पीछे खड़े हैं। लोकसभा में तो इनको रिजल्ट अच्छा है ना, कुछ ज्यादा सीट आ गए इनको, तो उनको तो तभी ईवीएम वगैरह कुछ दिखा नहीं, तो उनको लगा कि ये हमारा करिश्मा है करके, इसलिए हमारे ज़्यादा लोग चुनकर आए। विधानसभा में जब महायुति की सरकार पूरे लैंडस्लाइड विक्ट्री मेजॉरिटी से बने तो इनको ईवीएम दिखने लगा। और देखो, लोगों को कार्यकर्ता, और तभी कार्यकर्ताओं ने इनके लिए काम किया, लोकसभा में काम किया, विधानसभा में काम किया। अभी कार्यकर्ताओं का जब चुनाव है, अगर नेता उनके साथ खड़े नहीं होंगे, नेता उनको ताकत नहीं देंगे, तो कार्यकर्ता किस प्रकार से वो इलेक्शन को सामने जाएगा। उसको भी बैकिंग चाहिए, उसको भी ताकत चाहिए कि नहीं, मेरा नेता मेरे साथ खड़ा है।
इसलिए तो लोगों ने वापस ले तो लिए ताकत देने के लिए तो दोनों नॉमिनेशन। भाई साथ में आ गए ना। और देखिए तो आप भी युवा चेहरा दोनों हैं। दोनों हाँ, लोग साथ में आ गए, तो भी नॉमिनेशंस में सबसे ज्यादा विड्रॉवल जो है ये यूबीटी और मनसे का है। उसके पीछे भी तो आप ही लोग बताए जा रहे हैं। अरे सभी के पीछे भी हम लोग हैं। आप लोगों के हाथ में इतनी ताकत हो गई है कि उधर वाले कह रहे हैं कि ये देखो, लोग लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। लोग सारा का सारा लोगों पावर का एक जगह पर। लोगों का विश्वास महायुति पे है, इसलिए तो लोग भी महायुति को चुनकर दे रहे हैं ना बार बार। ये एक बार थोड़ी है। लोकसभा हो गया, विधानसभा हो गया, विधानसभा में तो लैंडस्लाइड विक्ट्री है, विधानसभा में तो ये ऑपोजिशन वालों को तो लग रहा था कि हमारी सरकार आ गई, सबको उन्होंने बांट दिया था मंत्रिमंडल वगैरह, फिर पता चला कि अभी ये परिस्थिति हो गई। तो ये लोगों ने की ना परिस्थिति, ये ईवीएम ने थोड़ी की परिस्थिति, ये लोगों ने की परिस्थिति। जहां पर उनको कुछ महीने तक लग रहा था कि सरकार उनकी ही बनने वाली है, लेकिन लोगों ने पूरी तख्ता पलट दी, ठीक लोगों है। ने फिर से महायुति को दी। हाँ, ये फिर बात वो सही हुआ, है, वो फिर उसके अभूतपूर्व बाद जीत थी। हाँ, फिर उसके बाद नगर परिषद हुई। हम्म। नगर परिषद में ये दोनों जो साथ में आए ना, उनके मिला के भी 1 डिजिट में है क्या कोई? तो ये कैसे हो सकता है? ये सब थोड़ी मैनेज हो सकता है यार, हमारी ताकत हम सब जगह पर बुलडोजिंग कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी है। अरे ये घर के बाहर ही नहीं जाएंगे, मुंबई के बाहर ही नहीं निकलेंगे, इनकी जान तो मुंबई में ही है सिर्फ। तो मुंबई का इतना बड़ा बजट है, आप लोगों की भी जान वहीं पर अटकी हुई है कि इस बार तो कुछ भी हो जाए छोड़ना नहीं है। हम देखो सब देखिए एक जगह तरफ पे ठाकरे ब्रदर्स है। हमारे नेता आज सर नवी मुंबई में थे, शिंदे साहब अभी जलगांव में गए, कल वो अमरावती में थे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी सब जगह पर घूम रहे हैं। तो हम लोग थोड़ी मुंबई में बैठे हैं, हम सब जगह जा रहे हैं। मुंबई में तो अभी तो गए ही नहीं, अभी तक मुंबई में तो कार्यकर्ता ही प्रचार कर रहा है। अभी जब जाएंगे तो उनको और तकलीफ होगी। आप भी मतलब पूरे, मैं आपकी पॉलिटिक्स 2014 से ही लगातार कवर कर रही हूँ, आप 3 बार के सांसद, देख रही हूँ कि दिन प्रतिदिन निखर रहा है और उसी के साथ ही साथ बहुत चुटीले अंदाज में आप अपनी बातें भी रखने लगे हैं आजकल अलग अलग जगहों पर। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक तरफ आप है युवा चेहरा, देखिए पीढ़ीगत बदलाव भी धीरे धीरे करके अब इस महाराष्ट्र मुंबई में होने जा रहा है। दूसरी तरफ अमित ठाकरे, आदित्य ठाकरे, वो एकजुट होकर आप लोगों पर हमला कर रहे हैं। तो युवाओं के बीच ये जो मुकाबला चल रहा है, किन मुद्दों पर लग रहा है कि श्रीकांत शिंदे बाजी मार ले जाएंगे? देखो, यहाँ पर हमारा कार्यकर्ता बाजी मारेगा महायुति का। यहाँ पर कोई भी साथ में आए, गठबंधन बनाए या प्रेजेंटेशन दे, देखो जब ताकत थी, जब खुद मिनिस्टर रहे, ये मैंने मीठी के आंकड़े आपको बताए, वो उनके डिपार्टमेंट के जी। तो जब पूरी ताकत के साथ सत्ता थी यहाँ पर, तो तब लोगों के लिए काम करना ज़रूरी था। आज जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि हम क्या करने वाले हैं, ये बता रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं? हमने कोस्टल रोड किया, हमने एमटीएचएल किया, हमने मेट्रो की, हम सड़कें बना रहे, हमने एसटीपी किया, हम पानी की समस्या दूर कर रहे हैं, हमने रेलवे का काम किया। ये हम लोगों के सामने लेकर जा रहे हैं। हमने लाड़की बहन योजना शुरू की, हम अलग अलग योजनाओं शासन आपल्या दारी के माध्यम से लोगों तक हम पहुँचे, हर तख्ते तक हम पहुँचे, हम किसानों तक पहुँचे। इसके ऊपर हम लोग वोट मांग रहे हैं ना, हम प्रेजेंटेशन दिखा के थोड़ी मांग रहे हैं कुल कि मिलाकर एकनाथ फ्यूचरिस्टिक शिंदे क्या जी है। ने पूरे गुण बिल्कुल जो खाटी पॉलिटिशियन के होते हैं, प्योर पॉलिटिक्स जो लोग करते हैं, वो एकनाथ शिंदे के अंदर बिल्कुल कूट कूट कर भर दिया गया है। अब मैं आ जाती हूँ कुछ और सवाल पर, वक्त हमारे पास कम है, आपको भी अलग अलग जगहों पर सभाओं के लिए जाना है। 2024 में टिस की रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार मुंबई में जनसांख्यिकीय बदलाव को लेकर जो डेटा आया था, उसमें हिंदू आबादी 54% से नीचे गिर जाएगी और मुस्लिम आबादी 2051 तक 30% तक बढ़ जाएगी। इसको लेकर आप लोगों की ओर से आपका गठबंधन चिंता भी जाहिर कर रहा है। देखो, ये आबादी किस कारण बढ़ रही है, इसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आज जो बांग्लादेशीस है, जो बंगाल के माध्यम से यहाँ पर, आज मुंबई में भी अगर देखोगे तो सबसे ज़्यादा संख्या उनकी है। तो ये एसआईआर हम लोग जो कर रहे हैं, वो भारतीयों को न्याय देने के लिए हम लोग यहाँ पर काम करें। हमारा किसी जाति या धर्म के विरोध में हम कभी नहीं बोलते। जो यहाँ पर हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सभी भारतीय है। लेकिन जो बांग्लादेश से आ रहे हैं, उनको हम लोग कैसे एक्सेप्ट करें? और उनकी वोट बैंक की राजनीति के लिए इतने सालों तक राजनीति यहाँ पर होती रही। तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं तो लगाम लगना बहुत ज़रूरी है, रोक लगनी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो ये एसआईआर का
काम सरकार के माध्यम से, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से चल रहा है, वो इसी लोगों के लिए जो गैर भारतीय है, जो इतने सालों तक हमारी सरजमीन पर रह रहे, उसके लिए चल रहा है। इससे कुछ लोगों को जो है दिक्कतें हो रही है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, उनको लग रहा है कि हमारी वोट बैंक जो है कट जाएगी, वोट बैंक कम हो इसको जाएगी। लेकर एमआईएम वाले भी आप लोगों पर बहुत निशाना साध एमआईएम रहे वाले हैं। तो बोलेंगे, उनका कहना है इस बार तो बुर्के वाली मेयर बनाएंगे हम लोग। वारिस पठान का बयान सामने आया है। अभी उनको क्या बयान बनाना है, मुझे करना है, वो मैं तो कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन देखिए, इस मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मेयर जो बनेगा वो मराठी आदमी ही मेयर बनेगा, मराठी नगर सेवक ही मेयर बनेगा। आप लोग भी मराठी नगर सेवक की बात कर रहे हैं, उधर ठाकरे ब्रदर्स की ओर से भी किए जा रहे हैं, ऊपर से अडानी जी को जिस तरह के प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं उस पर भी आप लोग बहुत निशाने पर हैं विपक्षी दलों कौन के। से प्रोजेक्ट्स? उनका ये कहना है, कोई भी ले ले, चाहे धारावी का ले ले, हमने विधानसभा चुनाव के दौरान भी पूरे मामले को किस तरह से उठता हुआ देखा था, तो वो कह रहे हैं कि ये लोग मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करना चाहते हैं। इसको भी गिनाया जा रहा है चुनाव के मैदान में। ये घिसा पिटा रिकॉर्ड गए कई सालों से ये बजा रहे कि मुंबई को अलग करेंगे। मुंबई को कौन अलग करेगा? आज मुंबई को एक फाइनेंशियल कैपिटल है और उसी के साथ में मुंबई में इतने सारे डेवलपमेंट के काम हम लोग कर रहे हैं। आज वाधवान पोर्ट भी जो मुंबई से काफ़ी नज़दीक है, वहाँ पर इतना बड़ा 70,000 करोड़ का प्रोजेक्ट वहाँ पर चल रहा है। आज मुंबई में सभी कुछ मुंबई में ही है, मुंबई को कौन अलग करेगा? ये मुंबई को अलग, मुंबई को मराठी लोगों को मुंबई के बाहर, आज मराठी आदमी जो है, मराठी मानुस आज मुंबई के बाहर किसके कारण गया? इनके कारण गया। आज मुंबई में एसआरए के प्रोजेक्ट्स हो, लोग ट्रांजिट में 14-14 साल, 15-15 साल, 20-20 साल रह रहे। इनको दिखाने तभी कि ये मुंबई में जो मराठी मानुस है, जो एसआरए के से बाधित है, उनको घर देना चाहिए, बीडीडी चार्ट में लोगों को डेवलपमेंट होना चाहिए। इन्होंने नहीं किया ये सब। ये महायुति की सरकार जब आई ना, तब हमने बीडीडी चाल की वहाँ पर इमारत वहाँ पर खड़ी की, आज लोगों को वहाँ पर घर दिया। उस घर में जो है वो मराठी मानुस रहता है। उसी के साथ में रमाबाई नगर का एक एग्जाम्पल है, 20 साल से लोग वहाँ पर फंसे थे एसआरए में, 17,000 लोगों का, 17,000 फैमिलीज का वो विषय था। वहाँ से हमने बिल्डर को अलग कर दिया, वहाँ पर एमएमआरडी है, एसआरए और अलग अलग जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर आज जो इमारत बनाने का काम कर रहे हैं, रिहैब बनाने का काम कर रहे हैं या लोगों को घर देने का काम कर रहे हैं, सरकार कर रही है, क्योंकि सरकार के ऊपर विश्वास है। ठीक है। आज क्लस्टर योजना हम लेके आए, ये क्या लेके आए? तो ये सिर्फ अभी कहेंगे कि मराठी मानुस और मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करेंगे। मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने वाला यहाँ पर पैदा नहीं हुआ और मुंबई को महाराष्ट्र से अलग कोई कर नहीं सकता। सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाने का काम इन लोग कर रहे हैं, यहाँ पर अपनी रोटियां सेक सके मराठी मानुस के नाम पर। और मुझे लगता है कि मराठी आदमी बहुत होशियार है यहाँ पर, उनको पता है कि कौन हमारे लिए काम कर रहा है और यही मराठी मानुस महायुति को बहुसंख्या में, बहुमत से चुनकर लाएगा और मेयर भी इस मुंबई में मराठी मानुस ही बनेगा। मराठी मानुस को लेकर इसलिए ये सवाल है क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा खास तौर से ठाकरे के जो कार्यकर्ता होते हैं उनकी ओर से कई हिंदी भाषी लोगों को निशाना बनाया गया। मराठी जबरदस्ती बोलने को लेकर आप उत्तर भारतीय राज्यों से जो लोग आए हैं उनके ऊपर हमने देखा किस तरह से मारपीट भी की गई। तो ये इसको मुद्दा बना रहे हैं। तो पहले से वो अभी क्या करेंगे? अभी उनको कुछ ना कुछ तो मुद्दा चाहिए। मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा देने का काम भी हमारी सरकार ने किया। शिंदे साहब जब मुख्यमंत्री थे तभी उन्होंने किया। तो ये मराठी कह के, अगर मराठी आदमी के लिए कुछ तो इन्होंने किया होता कि मराठी आदमी इंप्रेस हो, कि मराठी आदमी को लगे नहीं नहीं मेरे लिए किया करके कुछ। लेकिन तो देवेंद्र फडणवीस को इंप्रेस करने का कोई काम आपकी ओर से, जितने काम गिनाए गए, आपने कहा कि शिंदे जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। देवेंद्र फडणवीस जी ने कुछ किया है, नहीं किया है? देखो, मैंने यहाँ पर आपको कहा कि महायुति की सरकार के समय में ये हुआ, लेकिन शिंदे साहब जब मुख्यमंत्री थे तो अभी मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा देने का काम किया, उनके कार्य समय में हुआ। तो आपको मेरे को बताना पड़ेगा। मेट्रो का सिस्टम जो शुरू हुआ वो देवेंद्र फडणवीस जी के समय में हुआ। उन्होंने ये पूरे एमएमआर रीजन में मेट्रो की शुरुआत की। आज मेट्रो जो है 450 किलोमीटर की मेट्रो आज पूरे एमएमआर में बन रही है। आज मुंबई में सड़कों का विषय हो, निर्णय तो शिंदे साहब ने तभी लिया। बिल्कुल। फिर उसी के बाद में हमने क्लस्टर योजना लाई, ये महायुति की सरकार ने लाई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी उसके अंदर थे।
तो मुझे लगता है कि ये सब महायुति, मैं ऐसे कुछ नहीं कह रहा हूँ कि बाबा यहाँ पर किसको क्रेडिट देना, किससे क्रेडिट लेना, ये सब नहीं है। हम महायुति करके काम कर रहे हैं। महायुति में ये तीनों नेता एक दूसरे के साथ मिलकर इस महाराष्ट्र को आगे कैसे लेकर जाए, इसके लिए काम कर रहे हैं। आज जीडीपी देखो महाराष्ट्र का, आज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप देखिए, आज उसी के साथ में आप स्टार्टअप्स में महाराष्ट्र नंबर 1 है। ठीक है। आज इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र में आ रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज को भड़काने का काम, इंडस्ट्रियलिस्ट को भड़काने का काम इन लोग कर रहे थे। एक अलग वातावरण बनाने का काम इनके समय में हुआ, उसको पीछे छोड़ आज इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र में आ रही है, मुंबई में आ रही है। इन्होंने तो इंडस्ट्रियलिस्ट के घर के नीचे बम लगाने का काम किया, जेलेटिन स्टिक्स मिले, कौन उसके पीछे था ये तो पता चला आपको। तो ऐसे सब वातावरण को दूर करके डेवलपमेंट की राजनीति हम लोग कर रहे हैं। मतलब इसलिए- महायुति के सारे लोग एक दूसरे के पूरक है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, पूरक ही है। इतने सारे हमने गंभीर विषयों पर चर्चा कर ली है। एक पिता जो इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहे हों, शून्य से शिखर तक का जिसने सफर तय कर दिया हो, जब वो राजनीति की बातें अपने बेटे से करते हैं, एकनाथ शिंदे जी क्या सिखाते हैं श्रीकांत शिंदे को? थोड़ा पिता पुत्र की बातें हो जाए। हमारे में ज़्यादा कर राजनीति की बात होती है कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त, जिस तरीके से शिंदे साहब काम करते हैं, वो मुख्यमंत्री थे तभी भी वो वर्षा 24 घंटा शुरू था। आप भी कई बार आए बिल्कुल, होंगे वहाँ बिल्कुल। पर। लोग 4-4 बजे तक, 5-5 बजे तक वहाँ पर लोगों को शिंदे साहब मिलते थे, हम हमने लोग भी मिलते रात के थे। 3 बजे ही इंटरव्यू हाँ, किया है वहां पर लेकिन तो उनके साथ। हाँ। ऐसा जो मतलब मुख्यमंत्री होने के बावजूद एक कार्यकर्ता के जैसे काम करते हैं। आज वो उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। आज भी वो खुद को उप मुख्यमंत्री नहीं समझते, वो कार्यकर्ता ही समझते हैं। अच्छा, मैं तो Dedicated सोचने to जा रही थी आप common ये man। कहने जा रहे हैं कि आज भी वो अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर ही कामकाज करते हैं, वो अपने आप को देखिए मुख्यमंत्री हम नहीं लोग है मानते। ना, हम लोग यहाँ पर किसी सत्ता के लालच में या कुर्सी के लालच में शिंदे साहब ने कभी काम नहीं किया। ठीक है। वैसे उनकी कभी भी लालसा नहीं रही है। जिसकी लालसा रही उनकी क्या हालत हो गई वो आपको पता चल गया। शिंदे साहब तो सरकार में थे ना, जब 2022 में गए तो सरकार में मंत्री थे, मंत्री पद छोड़कर गए। ऐसा कभी नहीं होता। सरकार जब होती है अस्तित्व में, वो सरकार के तरफ लोग आते हैं। यहाँ पर उल्टा विपरीत दिशा में शिंदे साहब गए कि नहीं, ये हमको मान्य नहीं करके। शिंदे साहब को सीएम बनना था ना। देखिए मैं आपको पूरा करता हूँ बात, वो विपरीत दिशा में चले गए। उनको पता नहीं था कि ये सरकार का क्या होगा, कि हमारी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, बिल्कुल। हम हमारे साथ एमएलएज आएंगे कि नहीं आएंगे, हमारे साथ मंत्री आएंगे कि नहीं आएंगे। उनके साथ जो मंत्री थे एग्जिस्टिंग 9 मंत्री चले गए। तो शिंदे साहब ने बताया होगा ना अपने सारे विधायकों को कि डर के आगे जीत है, हम अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर देखिए सत्ता हमारे हाथ आप में हो बोलिए जाएगी। किसी को, आपके घर वालों को बोलिए हम मैं ये कर रहा हूँ, आपको सभी घर वाले हाँ बोलेंगे? नहीं, नहीं इतना बोलेंगे। रिस्क नहीं हो अरे सकता ये किसी की जिंदगी में। रिस्क मतलब ये विश्वास है। शिंदे साहब ने जो पहल की, जो रिस्क लिया, वो सिर्फ पॉलिटिकल रिस्क नहीं था, पूरा रिस्क सभी शिंदे पूरी साहब तरीके आजकल से भी बहुत रिस्क लेते एक हैं। मिनट। सुनने में आता है देवेंद्र फडणवीस और शिंदे साहब में नहीं बनती है, वो दिल्ली शिकायत लेकर जाते हैं देवेंद्र फडणवीस की। सच्चाई तो है मेरी क्या इस बात है, बात में? मैं पूरी करता हूँ बात। ये जो विश्वास की बात है, ये रिस्क लेकर जो गए और उसके ऊपर 50 विधायक विश्वास रख के जाते हैं एक आदमी ये पर। सही बात है, बिल्कुल सही। 13 एमपीज को तो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को तो कुछ जरूरत भी नहीं था, लेकिन 13 एमपीज ने शिंदे साहब के ऊपर विश्वास रखा। और शिंदे साहब ने भी कहा इसमें से एक भी जन कम नहीं होगा, इसमें एक भी जन जब अगला चुनाव होगा तो घर नहीं बैठेगा। जिसको हम टिकट नहीं दे पाए लोकसभा में, उसको हमने एमएलए बनाया। देखिए शिंदे साहब में अगर इतनी ताकत नहीं होती तो मौजूदा राजनीति देवेंद्र फडणवीस या बीजेपी के मुकाबले हम देख रहे हैं ठाकरे ब्रदर्स की शिंदे साहब से ही है, या वो शिवसेना बनाम ये शिवसेना, उसी की लड़ाई ज्यादा देखने को मिल रही है। छोटा सा जवाब चाहूंगी, ये जो झगड़े की बात है कितनी सही है कि शिंदे साहब शिकायत लेकर फडणवीस जी की दिल्ली चले जाते, ये इनकी बात ही नहीं सुनते हैं देवेंद्र जी। शिंदे साहब को यही काम थोड़ी बचा है कि इनकी कंप्लेंट, किसी का कंप्लेंट लेकर दिल्ली जाए। अरे आज हम लोग गठबंधन में हैं, अलग अलग निर्णय लेने होते हैं, अलग अलग काम करना होता है, तो इसलिए अलग एक डायलॉग, मैंने आपको बोला एक डायलॉग प्रस्तापित करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि दिल्ली जाने में हर्ज क्या है, इतना सारा करोड़, हजारों करोड़ का निधि फंड जो है वो महाराष्ट्र को मिल रहा है। पहले क्या होती थी परिस्थिति? मतलब डबल इंजन की सरकार में सब अच्छा है। देखो सब अच्छा है, यहाँ पर
अच्छा नहीं होता, इतने सारे निर्णय थोड़ी ले पाते हम लोग। अच्छा नहीं होता तो महायुति सरकार विधानसभा में थोड़ी आती, ठीक है। या महायुति की सरकार नगर परिषद में थोड़ी होती। और अगर नहीं होता डायलॉग हाँ। अच्छे से, तो इस मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जब सीट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो आपको भी लग रहा था ना कि शिवसेना को कितने सीट मिलेंगे। आज बिल्कुल। शिवसेना कितने सीट पे लड़ रही है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये सब जो बनाया हुआ चित्र है, एक तो ऑपोजिशन का है और उसको फिर पेंट करने का काम मीडिया करती है। मीडिया का काम बहुत सारा है, अंदर की खबरें भी निकालने की लगातार हम कोशिश करते हैं, लेकिन बड़े साफ गोई से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की बातों को श्रीकांत शिंदे जी यहां पर टाल गए। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए, तमाम मुद्दों पर बेबाक राय रखने के लिए। यकीनन आप युवा चेहरा हैं शिवसेना का और आगे आपके ऊपर और जिम्मेदारी है, लेकिन महानगर पालिका को लेकर ये जो सियासत चल रही है महाराष्ट्र में, ये क्या रंग दिखाएगी, इस पर लगातार एबीपी न्यूज की नजर बनी रहेगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।